हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यूजीसी एनटीए 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी में हम आपके लिए 50 डेज मैराथन लेकर के आए हैं और इस मैराथन सीरीज में हर रोज रात के 10 बजे आपका मॉक टेस्ट का वीडियो अपलोड हो जाता है। आज डे 4 है और आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग मॉक पार्ट 4, जिसमें अगले 100 क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं फ्रॉम एमसीक्यू 301 टू एमसीक्यू 400। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर पेपर से लिए गए हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हर रोज इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होती रहती हैं ताकि आप किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। अगर आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग मॉक टेस्ट पार्ट 4। एंट्री इन डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक शोस। जो बैंक का पासबुक होता है उसकी जो डेबिट साइड की एंट्री होती है वो क्या शो करती है? जो बैंक का पासबुक है उसके जो डेबिट साइड की एंट्री होती है वो क्या चीज शो करती है? वी हैव 4 ऑप्शंस। आवर फर्स्ट ऑप्शन इज पर्सनल रिसीट्स, सेकंड ऑप्शन इज बिजनेस रिसीट्स, ऑप्शन सी इज कैश और चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, ऑप्शन डी इज कैश विड्रॉन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैश विड्रॉन। ठीक है, जो बैंक पासबुक होता है उसके डेबिट साइड की एंट्री शो करती है, ये करती है कि हमने कितना कैश विड्रॉ कर लिया। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ बैंक पासबुक इज अ कॉपी ऑफ। जो बैंक पासबुक है ना वो किस चीज की कॉपी है? ऑप्शन ए, द कैश कॉलम ऑफ कस्टमर्स कैश बुक, ऑप्शन बी, द बैंक कॉलम ऑफ कस्टमर्स कैश बुक, ऑप्शन सी, द कस्टमर्स अकाउंट इन बैंक लेजर, ऑप्शन डी, द कस्टमर्स डिपॉजिट इन बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो बैंक पासबुक है वो किस चीज की कॉपी है? इट्स अ कस्टमर्स अकाउंट इन बैंक लेजर। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी खींच रही है। द कस्टमर्स अकाउंट इन बैंक लेजर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेवरेबल एज पर कैश बुक मीन्स। कैश बुक के बैलेंस, जो फेवरेबल बैलेंस होता है ना एज पर कैश बुक, उसका मतलब क्या होता है? जो फेवरेबल बैलेंस, यहां बैलेंस नहीं लिखा गया है, मैं लिख दे रहा हूं, फेवरेबल बैलेंस, BAL ए बाला, बैलेंस बैलेंस समझ लीजिएगा। ठीक है, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या होता है? तो फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब होता है कि इट्स अ डेबिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 इज डेबिट बैलेंस इन द पासबुक, ऑप्शन सी, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, और ऑप्शन डी, नाइदर ऑफ द टू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जो फेवरेबल बैलेंस होता है ना कैश बुक का, उसका मतलब ये होता है कि इट्स अ डेबिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है, कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है ना उसमें डेबिट बैलेंस है, वो फेवरेबल है हमारे कैश बुक के हिसाब से, जो फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंस इन बैंक बैलेंस एज पर बैंक पासबुक एंड कैश बुक में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ। ठीक है, बैंक के पासबुक और कैश बुक का जो डिफरेंस है वो कब अराइज होता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, मतलब 3 है। इट्स अ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, दूसरा चेक इशूड बट डिसऑनर्ड, तीसरा डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर्स इन बैंक, या ऑल ऑफ ऑप्शन ए, बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, बी और सी दोनों सही है। जब बैंक बैलेंस एज पर पासबुक और कैश बुक में जब डिफरेंस अराइज होता है तो उसके पीछे तीनों रीजन हो सकते हैं कि चेक इशू किया लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, चेक इशू किया लेकिन डिसऑनर हो गया, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर्स इन बैंक, तो भी डिफरेंसेस अराइज होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल द 3 अबव आर the reason behind it. So option D is the correct answer for this question. Next question है हमारा, ये जो क्वेश्चन है which one of these is not a cause of difference in balance as per passbook and as per cash book. इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जिससे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस नहीं आता है? ठीक है,
इज नॉट अ कॉज, जिस वजह से, मतलब इज नॉट अ रीजन। वी हैव 4 ऑप्शंस और फर्स्ट ऑप्शन इज एरर इन कैश बुक, अगर कैश बुक में एरर होगा। दूसरा एरर इन पासबुक, अगर पासबुक में कोई एरर होता है। तीसरा ऑप्शन है चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड, और लास्ट ऑप्शन है कैश एम्बेजलमेंट बाय कैशियर। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगर कैशियर कैश चुरा ले तो इससे हमारे पासबुक और कैश बुक में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैश एम्बेजलमेंट बाय कैशियर। ठीक है, ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ दीज बैंक बैलेंस आर शोन इन ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सा बैंक बैलेंस ट्रायल बैलेंस में शो किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बैलेंस एज पर कैश बुक, ऑप्शन बी एज बैलेंस एज पर पासबुक, ऑप्शन सी बैलेंस एज सर्टिफाइड बाय एन ऑडिटर, ऑप्शन डी एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक जो है वो हम विच ऑफ दिस बैंक बैलेंस आर शोन, इसे हम ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक शो किया जाता है ट्रायल बैलेंस में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का सही आंसर है। पहला, इट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। दूसरा ऑप्शन है इट इज अ पार्ट ऑफ कैश बुक। तीसरा ऑप्शन है इट इज द पार्ट ऑफ बैंक डॉक्यूमेंट, और चौथा है इट इज अ पार्ट ऑफ मेमोरेंडम स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इट इज अ पार्ट ऑफ मेमोरेंडम स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज अ मेमोरेंडम स्टेटमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है अनफेवरेबल बैलेंस मींस डेबिट बैलेंस इन पासबुक इज कॉल्ड। जो अनफेवरेबल बैलेंस है पासबुक के डेबिट साइड का जो बैलेंस है ना अनफेवरेबल, उसका मतलब क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं। इट्स अ बैंक बैलेंस, इट्स अ कैश बैलेंस, इट्स अ बैंक ओवरड्राफ्ट और नन ऑफ देम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इट्स अ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज एन अनफेवरेबल बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ पासबुक। पासबुक के डेबिट साइड में जो बैलेंस दिखाया जाता है वो अनफेवरेबल होता है और वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। आपको मालूम है बैंक ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट में बिजनेस के नाम पे जो करंट अकाउंट बनता है उनको फैसिलिटी मिलती है, और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी वो फैसिलिटी होती है जब आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस जीरो हो जाता है तो आपको एक ओवरड्राफ्ट की लिमिट मिलती है। इट कैन बी एनी लिमिट। ठीक है, इट कैन बी 10,000, इट कैन बी 10 लाख, डिपेंड करेगा आपके बैंक अकाउंट में कितना इनफ्लो और आउटफ्लो होता है कैश का। साथ ही साथ आपका क्रेडिट स्कोर भी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की क्या लिमिट मिल सकती है। ठीक है, तो बैंक पासबुक के डेबिट साइड में अगर कोई अनफेवरेबल बैलेंस दिखाया जा रहा है तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाया जा रहा है कि आपने बैंक में से कितना एक्सेस पैसा विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है which one of these is not a cause of difference in balance as per passbook and as per cash book। इनमें से कौन सा जो पॉइंट है इज नॉट अ कॉज, वो कॉज नहीं है बैलेंस एज पर पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस का। वी हैव 4 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज एरर्स इन कैश बुक, दूसरा है एरर इन पासबुक, तीसरा ऑप्शन है चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड, और चौथा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड is not a cause of difference in balance as per the passbook and cash book। हमने क्या किया, चेक डिपॉजिट किया और क्लियर करवा लिया, तो ये एक रीजन नहीं है जिससे बैंक के पासबुक में और कैश बुक में डिफरेंस अराइज हो। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है when the balance as per passbook is the starting point, unpresented check are। अगर पासबुक का जो बैलेंस है अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट है तो जो अनप्रेजेंटेड चेक है, जिन चेक्स को अभी तक बैंक में लगाया नहीं गया है, प्रेजेंट नहीं किया गया, उसे हम क्या करेंगे। ठीक है, इट शुड बी एडेड और इट शुड बी डिडक्टेड और इट शुड बी एडेड ट्वाइस, व्हाई वी विल ऐड ट्वाइस, और नन। ठीक है, तो इनमें से 2 आंसर सही है, या तो ऐड करेंगे या तो डिडक्ट करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हम उसे डिडक्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है,
When the balance as per passbook, the starting point, interest allowed by bank is. जो बैलेंस है पासबुक का वो अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो जो बैंक द्वारा इंटरेस्ट अलाउ किया जा रहा है वो क्या होगा, वो ऐड करेंगे, डिडक्ट करेंगे, दो बार ऐड करेंगे या नन। भैया दो बार क्यों ऐड करेंगे, दो बार ऐड करने का तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। या तो ऐड करेंगे तो डिडक्ट करेंगे, तो नन का भी कोई ऑप्शन नहीं है, या तो ऐड किया जाएगा या तो डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो बैलेंस है, व्हेन द बैलेंस एज पर पासबुक, व्हेन द बैलेंस एज पर पासबुक द स्टार्टिंग पॉइंट इंटरेस्ट अलाउड, अगर उसमें इंटरेस्ट अलाउ किया जा रहा है तो ये क्या होगा, इट विल बी डिडक्टेड, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हेन द बैलेंस एज पर पासबुक इज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक आर। अगर पासबुक के हिसाब से जो बैलेंस है वो अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो जो डायरेक्ट पेमेंट होता है ना बैंक द्वारा वो क्या होगा, वो ऐड होगा, डिडक्ट होगा, ऐड ट्वाइस होगा या नन होगा, इट विल बी एडेड, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन है व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक इज। अगर बैलेंस पासबुक सॉरी कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कैश बुक का बैलेंस है अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट है तो जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा बैंक द्वारा वो क्या होगा, इट विल बी एडेड, इट विल बी डिडक्टेड, इट विल बी एडेड ट्वाइस और नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इट विल बी डिडक्टेड। कैश बुक का जो बैलेंस है अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट है तो जो इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया वो क्या हो जाएगा, वो वहां से डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक हैड क्रिएटेड ₹500 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक। बैंक ने क्रिएट किया 500 रुपए का इंटरेस्ट उसके पासबुक में इन द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, दिस इज बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। इन द बीआरएस स्टार्टिंग विद द कैश बैलेंस दिस आइटम विल बी। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अगर कैश बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है तो इसे हम क्या करेंगे, वी हैव फोर ऑप्शंस। It will be added to cash book balance. Second option is it will be deducted from cash book balance. Option C, added to cash book balance or it will be ignored. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा it will be added to cash book balance. ठीक है, अगर बैंक ने क्रिएट किया 500 रुपए इंटरेस्ट का पासबुक में तो बैंक रिकंसिलेशन जो स्टार्ट हो रहा है कैश बैलेंस द्वारा तो उसे हम क्या करेंगे, कैश बुक में ऐड करके दिखा देंगे। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मींस। तो जो कैश बुक है उसके द्वारा अगर ओवरड्राफ्ट है तो इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। ऑप्शन बी, क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ऑप्शन सी, नाइदर ऑफ द टू। ऑप्शन डी, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रेडिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो ओवरड्राफ्ट होता है ना बैंक सॉरी कैश बुक के हिसाब से जो ओवरड्राफ्ट है वो क्या होगा, इट्स अ क्रेडिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है द अमाउंट ऑफ अंडर कास्टिंग ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ओवरड्राफ्ट एज पर। ठीक है, यहां पे जो सवाल है वो है कि जो हमारा कैश बुक होता है ना, कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है अगर वहां के क्रेडिट साइड में हमने अगर कोई अमाउंट अंडरकास्ट करके दिखाया है तो वो किस किस बुक के तहत या किस स्टेटमेंट के तहत डिडक्ट होगा एज एन ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का के चार ऑप्शन है, पहला कैश बुक, दूसरा पासबुक, तीसरा बैंक ओवरड्राफ्ट स्टेटमेंट और चौथा नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पासबुक। ठीक है, क्योंकि देखिए पास अगर बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें तो एक तो पासबुक आता है, दूसरा कैश बुक आता है। तो कैश बुक क्वेश्चन में पूछा गया है तो बचा क्या, पासबुक। तो पासबुक में वो ओवरड्राफ्ट करके दिखाया, इसलिए हमने क्या किया, उसे कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड में अंडरकास्ट करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पासबुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
अ कस्टमर हैड पेड ₹750। ठीक है, एक कस्टमर 750 रुपए पे किया डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट, डायरेक्टली उसने बैंक अकाउंट में 750 रुपए पे कर दिया। इन द BRS स्टार्टिंग विथ कैश बुक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है कैश बुक ओवरड्राफ्ट में, तो क्या होगा? ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? 750 विल बी डिडक्टेड, पहला ऑप्शन है हमारा 750 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैश बुक ओवरड्राफ्ट। दूसरा ऑप्शन है हमारा 1500 विल बी एडेड टू कैश बुक ओवरड्राफ्ट। तीसरा ऑप्शन है हमारा 750 विल बी एडेड टू कैश बुक ओवरड्राफ्ट, और चौथा है दिस अमाउंट विल बी इग्नोर्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 750 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैश बुक ओवरड्राफ्ट। जो कैश बुक का है ओवरड्राफ्ट, उसमें 750 हम क्या करेंगे? डिडक्ट करके दिखा देंगे। तो ये हमारा 17th क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, द पासबुक बैलेंस विल नॉट बी इक्वल टू द कैश बैंक बैलेंस इफ, जो पासबुक का बैलेंस है वो कैश बैंक बैलेंस के बराबर नहीं है, मतलब एक्चुअली इट्स अ कैश बुक बैलेंस। जो पासबुक का बैलेंस है इट इज नॉट इक्वल टू द कैश बुक बैलेंस होगा, ये कैश बुक बैलेंस होगा। या क्या है यार, क्वेश्चन ही गलत है, मतलब एक दो वर्ड से पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है। तो ये कैश बुक होगा। ठीक है, कैश बुक बैलेंस। जब पासबुक बैलेंस विल नॉट बी इक्वल टू द कैश बुक बैलेंस इफ, जो पासबुक बैलेंस है वो कैश बुक बैलेंस के इक्वल नहीं होगा। कब नहीं इक्वल होगा? पहला ऑप्शन है द चेक्स इशूड हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अगर चेक इशू किया गया है और उसे पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा चेक्स डिपॉजिटेड हैव बीन कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है द पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैव नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक, और चौथा है बैंक चार्जेस हैव बीन एंटर्ड इन कैश बुक, अगर बैंक का चार्ज कैश बुक में एंटर कर दिया है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पे द पासबुक बैलेंस विल नॉट बी इक्वल टू द कैश बुक बैलेंस, क्योंकि यहां पे पेमेंट बैंक को आपने स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया था कि जब जरूरत पड़े तो आप पेमेंट कर देना, हैव बीन एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है, मतलब यहां पे आपने बैंक को बोल दिया था स्टैंडिंग ऑर्डर। देखिए बैंक की जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं ना, ये बैंक का एक फंक्शन है स्टैंडिंग ऑर्डर्स वाला, ये कंटिंजेंट फंक्शंस की कैटेगरी में आता है, जहां पे हम अपने बैंक को दिशा निर्देश दे देते हैं कि आप इस हिसाब से ये पेमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, हमने बोल दिया कि आप ये EMI पे कर दीजिएगा, तो दीज आर स्टैंडिंग ऑर्डर्स। और अगर बैंक इसमें कोई पेमेंट करता है तो पासबुक का और कैश बुक की एंट्री कहां से बराबर हो जाएगी? ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 19, और क्वेश्चन है द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज स्टार्टेड विथ, जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो कहां से शुरू होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा बैंक कॉलम बैलेंस ऑफ कैश बुक, दूसरा ऑप्शन है कैश कॉलम बैलेंस ऑफ कैश बुक, तीसरा ऑप्शन है पासबुक बैलेंस, और चौथा ऑप्शन है बैंक कॉलम बैलेंस ऑफ कैश बुक और पासबुक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टार्ट होता है वो बैंक कॉलम बैलेंस ऑफ कैश बुक और पासबुक से शुरू होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन है व्हेन मनी इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, द बैंक, जब बैंक से हम पैसे विड्रॉ करते हैं तो क्या होता है? तो बैंक क्या करता है? क्रेडिट्स कस्टमर्स अकाउंट, डेबिट्स कस्टमर्स अकाउंट, credits and debits customers account or none of these। तो when money is withdrawn from bank, the बैंक क्या करेगा? वो करेगा credits customers account। तो बैंक अपने तरफ से हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेगा और हम क्या करेंगे? हमारे तरफ से वो क्या होगा? वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक क्या करता है? बेसिकली वो क्रेडिट करता है कस्टमर का अकाउंट का अपने तरफ से, वो बैंक की एंट्री होती है। ठीक है, बैंक की तरफ से उसने क्या कर दिया? हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा The total payment side of cash book is 700 short। कैश बुक का जो टोटल पेमेंट साइड है ना, वो 700 रुपए कम आ रहा है। इफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्टेड विद पासबुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, देन, अगर बैंक का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस से शुरू होगा तो क्या होगा इसका इंपैक्ट? 700 विल बी डिडक्टेड, ऑप्शन बी 700 विल बी एडेड, ऑप्शन सी 900 विल बी डिडक्टेड। 900 कहां से आ गया?
ठीक है, तो 900 है ही नहीं क्वेश्चन में, तो 900 या 200 भी नहीं है, तो 900 तो गलत ही हो गया, नन ऑफ द अबव, या तो ऐड होगा या तो डिडक्ट होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 700 विल बी डिडक्टेड। ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द बैलेंस ऑफ पासबुक शोज, जो पासबुक है उसका बैलेंस क्या शो करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है नेट इनकम, दूसरा ऑप्शन है कैश इन हैंड, तीसरा ऑप्शन है कैश एट बैंक, चौथा ऑप्शन है टोटल सेल्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैश एट बैंक। ठीक है, द बैलेंस ऑफ कैश पासबुक शोज कैश एट बैंक। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है? डेटर, बैंक, बिजनेस और क्रेडिटर्स। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है एक बिजनेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मीन्स। कैश बुक द्वारा ओवरड्राफ्ट जो होता है ना, उसका मतलब क्या होता है? इट्स अ डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, इट्स अ क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, नील बैलेंस इन द कैश बुक और नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इट्स अ क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। ठीक है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर कैश बुक का में हम ओवरड्राफ्ट करके दिखा रहे हैं ना, तो इट्स अ क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25, द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैन डिटेक्ट फॉलोइंग एरर्स एक्सेप्ट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो सारे इनमें से कौन से सारे एरर्स दिखा सकते हैं एक एरर को छोड़ के? तो पहला ऑप्शन है कैश एम्बेजलमेंट बाय कैशियर, अगर कैशियर कैश चोरी कर लेता है तो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, तीसरा चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, और लास्ट है हमारा इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर कैशियर पैसा चुरा लेगा तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या पासबुक में या कहीं पे कोई एरर पता ही नहीं चलेगा ना। तो जो बैंक का कैशियर है अगर उसने पैसा चुरा लिया, ठीक है, या हमारी कंपनी का कैशियर है उसने पैसा चुरा लिया, तो ये तो ना पासबुक में आएगा ना कैश बुक में आएगा। ठीक है, द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज मोर देन 500, द रीजन इज, जो ट्रायल बैलेंस है उसका जो डेबिट साइड है उसका जो टोटल है, जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का टोटल है वो 500 रुपए ज्यादा आ रहा है। इसका रीजन क्या हो सकता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है रिसीव्ड 250 रुपीज फ्रॉम शाम डेबिटेड टू हिज अकाउंट, हमने शाम से 250 रुपीज लिया और उसी के अकाउंट में डेबिट कर दिया। दूसरा, रिसीव 250 फ्रॉम शाम एंड क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, हमको रिसीव हुआ 250 शाम से और हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ऑप्शन सी, सैलरी पेड 500 वाज रिकॉर्डेड इन राजूज अकाउंट, हमने सैलरी पे किया 500 उसे राजू के अकाउंट में रिकॉर्ड करके दिखा दिया। और ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जहां पे वी हैव रिसीव 250 फ्रॉम शाम और उसी के अकाउंट में हमने उस अमाउंट को डेबिट कर दिया, तो हमारा जो डेबिट साइड है वो 500 बढ़ करके आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? और यहां जो आप टी और बी देख रहे हैं ना, टीबी, दिस इज ट्रायल बैलेंस। तो ये जो टीबी आप देख रहे हैं तो ये ट्रायल बैलेंस का एक्रोनिम है, तो समझिएगा आप। कई बार क्वेश्चन में ऐसे सवाल पूछ लेते हैं टीबी, और बच्चे समझ नहीं पाते कि टीबी का फुल फॉर्म क्या है, कई बार ऐसा होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ टीबी का मतलब है इट्स अ ट्रायल बैलेंस। तो क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला ऑप्शन है ड्यू टू एरर ऑफ ओमिशन ट्रायल बैलेंस विल टैली। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा ड्यू टू एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस विल टैली। तीसरा ऑप्शन है ड्यू टू द एरर ऑफ सिंगल साइडेड ट्रायल बैलेंस विल टैली, और चौथा है ड्यू टू द एरर ऑफ डबल साइडेड ट्रायल बैलेंस विल टैली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर सिंगल साइडेड एरर होगा तो ट्रायल बैलेंस टैली कहां से हो जाएगा? अगर डेबिट साइड या क्रेडिट साइड का बैलेंस टोटल ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है तो दूसरा साइड कहां से टोटल सही होगा? तो क्वेश्चन यही था कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सी में लिखा था कि ड्यू टू द एरर ऑफ सिंगल साइडेड ट्रायल बैलेंस विल टैली, तो कहां से टैली होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गुड्स वर्थ ₹1000 वर गिवन अवे एज अ डोनेशन शुड बी क्रेडिटेड टू। देखिए, हमने गुड्स परचेज करके रखे थे बेचने के लिए और हमने क्या किया, उसे डोनेट कर दिया। ठीक है, डोनेशन में दे दिया।
तो डोनेशन को हम कहां क्रेडिट करेंगे, किस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे? वी हैव 4 ऑप्शंस. तो डोनेशन शुड बी क्रेडिटेड टू डोनेशन अकाउंट, डोनेशन शुड बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट, डोनेशन शुड बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट और डोनेशन शुड बी क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डोनेशन शुड बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट, ऑप्शन बी, क्योंकि हमने परचेज करके रखा था और उस गुड्स को हमने क्या किया, डोनेट कर दिया. ठीक है, तो दिस डोनेशन शुड बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम सोहन. ठीक है, हमें 1000 रुपीज रिसीव हुआ सोहन से, whose account was written off as bad debt should be credited to. सोहन का अकाउंट हमने पहले क्या कर दिया था, बैड डेट्स करके दिखा दिया था. हमें लगा था कि सोहन अब पैसा नहीं देगा, हमारा पैसा चला गया, जिसे हमने बैड डेट्स राइट ऑफ करके दिखा दिया था. बैड डेट्स दिखाया था, उसे भी राइट ऑफ कर दिया था. ठीक है, अब ये 1000 रुपीज सोहन से हमें रिसीव हुआ है, तो इसको हम कहां क्रेडिट करके दिखाएंगे? हम इसे कैश अकाउंट में दिखाएंगे क्रेडिट करके, बैड डेट्स अकाउंट में दिखाएंगे क्रेडिट करके, सोहन अकाउंट में दिखाएंगे क्रेडिट करके, या बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में दिखाएंगे क्रेडिट करके. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बैड डेट्स रिकवर्ड करके दिखाएंगे. ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में 1000 रुपीज क्रेडिट करके दिखाएंगे. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है हमारा, goods worth ₹1000 taken by proprietor for domestic use should be debited to. ये सीधा सीधा ड्रॉइंग्स है. जो गुड्स प्रोपराइटर ने परचेज किया था बेचने के लिए, उस प्रोपराइटर ने उसे डोमेस्टिक यूज का मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए क्या किया, इस्तेमाल कर लिया, उसे ले लिया. ठीक है, तो इसको हम कहां डेबिट करेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट में, परचेज अकाउंट में, गुड्स अकाउंट में, या प्रोपराइटर अकाउंट में? तो ये होगा डेबिट इन ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्योंकि जो प्रोपराइटर है उसने क्या किया, उन गुड्स को अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया. तो पर्सनल यूज की कोई भी चीज होती है ड्रॉइंग्स. ठीक है, आपको मालूम है, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो कैश हो, कुछ भी अगर पर्सनल यूज के लिए हो रहा है तो लिया जा रहा है प्रोपराइटर द्वारा, तो उसे हम ड्रॉइंग्स कंसिडर करते हैं. तो यहां पे जब प्रोपराइटर गुड्स 1000 रुपीज का ले रहा है अपने डोमेस्टिक पर्पज के लिए, तो हम ये 1000 रुपीज ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट कर देंगे. अगला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following errors will not affect the trial balance? इनमें से कौन सा एरर, 4 एरर्स हमारे सामने दिए हुए हैं ऑप्शन में, इनमें से कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस के बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा? विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. ठीक है, इनमें से कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करने वाला? सबसे पहला है रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, दूसरा रॉन्ग टोटलिंग ऑफ एन अकाउंट, तीसरा है राइटिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड, और चौथा है हमारा ओमिशन ऑफ एन अकाउंट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी. अब कैसे वो मैं बताता हूं. क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा? ऑप्शन ए में कह रहे हैं रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट. आपने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही जो लेजर बनाया था उसका बैलेंस आपने गलत कर दिया था, तो जब आपने बैलेंस गलत किया तो डेबिट और क्रेडिट साइड, जब आप उसकी जो बैलेंसिंग फिगर को जब आप ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में लिखिएगा तो इट विल नॉट गोइंग टू अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. ठीक है, दूसरा रॉन्ग टोटलिंग ऑफ एन अकाउंट, ये भी फर्क नहीं पड़ेगा इससे. ठीक है, तीसरा कह रहे हैं, तीसरे पे बाद में जाएंगे, चौथा जो लास्ट है उसमें कह रहे हैं कि ओमिशन ऑफ एन अकाउंट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस. अगर किसी एक अकाउंट की एंट्री आप ट्रायल बैलेंस में करना अगर आप भूल गए तो इससे ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. जो जिस चीज से फर्क पड़ेगा तो वो ऑप्शन सी था, और वो था कि राइटिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट. एक अमाउंट को आपने गलत अकाउंट में लिखा लेकिन करेक्ट साइड लिखा. ठीक है, तो आपने गलत अकाउंट में सही अमाउंट सही साइड लिखा, तो इससे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस को फर्क पड़ेगा. ठीक है, सॉरी, इससे ट्रायल बैलेंस को फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, यही क्वेश्चन था ना. तो इससे ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं, विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. आपने राइटिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट, आपने एक अमाउंट को गलत अकाउंट में सही जगह लिख दिया, तो इससे ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ ब्रीफकेस परचेज फॉर 800 रुपीज फॉर द पार्टनर वाज डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट विद ₹80. पार्टनर के लिए ब्रीफकेस खरीदा गया 800 रुपए का और उसे जनरल एक्सपेंस अकाउंट में 80 रुपए डेबिट करके दिखा दिया. तो इसकी जो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, इन द रेक्टिफाइंग एंट्री ड्रॉइंग अकाउंट शुड बी डेबिटेड विथ, जो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी उसमें ड्रॉइंग कितने रुपए से डेबिट करके दिखाएंगे? ऑप्शन ए इज 880,
ऑप्शन बी इज 720, ऑप्शन सी इज 800, ऑप्शन डी इज 80। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ₹800, ऑप्शन सी। रीजन क्या है? क्योंकि 800 रुपीज का ब्रीफ केस परचेज किया था, ठीक है, और इसे एज अ ड्रॉइंग दिखाया जा रहा है और ऊपर से कहा जा रहा है इट्स अ रेक्टिफाइंग एंट्री, ड्रॉइंग करके दिखाया जा रहा है। मतलब जो ब्रीफ केस खरीदा गया था वो पार्टनर के पर्सनल यूज के लिए खरीदा गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद बता रहा है कि रेक्टिफाइंग एंट्री में हम ड्रॉइंग कर रहे हैं। तो जो परचेज अकाउंट किया गया था ब्रीफ केस का वो पार्टनर के पर्सनल यूज के लिए किया गया था, और तो रेक्टिफाइंग एंट्री में हम क्या करेंगे, 800 को दिखाएंगे। क्योंकि इन्होंने रेक्टिफाइंग एंट्री ड्राइंग्स का पूछा है तो हम 80 रुपीज को अभी यहां कंसिडर नहीं करेंगे, हम 800 ही लेकर के चलेंगे। तो 800 रुपीज हम क्या करेंगे, उसे पर्सनल अकाउंट के लिए, मतलब ड्राइंग अकाउंट के लिए हम दिखाएंगे रेक्टिफाइंग एंट्री में डेबिट करके। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट्स है, 4 स्टेटमेंट्स हैं, उनको कंसिडर करना है। और क्वेश्चन कह रहा है कि अ क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर which was not recorded in the books of accounts। हमने एक अकाउंटिंग ईयर में क्रेडिट परचेज किया, उधार में सामान खरीदा और उसे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें रिकॉर्ड नहीं किया, बट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी, लेकिन उसे हमने क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा इसका, इट इज टू बी एडेड टू द परचेज अकाउंट, क्या हम उसे परचेज अकाउंट में ऐड करेंगे, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि एडेड टू द क्रेडिटर्स अकाउंट, क्या हम उसे क्रेडिटर्स अकाउंट में ऐड करके दिखाएंगे, ठीक है। तीसरा कह रहे हैं सब्सट्रैक्टेड टू द क्लोजिंग स्टॉक, क्या हम उसे क्लोजिंग स्टॉक में सब्सट्रैक्ट करके दिखाएंगे। चौथा है एडेड टू द ओपनिंग स्टॉक, क्या हम उसे ओपनिंग स्टॉक में ऐड करके दिखाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए एंड बी, मतलब ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। हम उसे क्या करेंगे, एडेड टू द परचेज अकाउंट एंड एडेड टू द क्रेडिटर्स अकाउंट, ये दोनों करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेल्स टू राम ₹336 हैव बीन डेबिटेड टू शाम्स अकाउंट। हमने क्या किया कि राम को सेल किया 336 रुपीज का और शाम के अकाउंट से क्या किया, उसे डेबिट कर दिया। दिस विल बी रेक्टिफाइड बाय, तो ये कैसे रेक्टिफाई होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है डेबिटिंग राम्स अकाउंट एंड क्रेडिटिंग शाम्स, दूसरा ऑप्शन है डेबिटिंग शाम्स अकाउंट एंड क्रेडिटिंग राम्स अकाउंट, तीसरा है क्रेडिटिंग बोथ द अकाउंट्स, और चौथा है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डेबिटिंग राम्स अकाउंट एंड क्रेडिटिंग शाम्स। तो हम राम के अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और शाम के अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कार्टेज पेड फॉर 500 रुपीज फॉर न्यूली परचेज मशीनरी। हमने एक नई न्यूली परचेज मशीनरी का 500 रुपए का कार्टेज खरीदा। इफ डेबिटेड टू कार्टेज अकाउंट विल अफेक्ट, उसे हमने कार्टेज अकाउंट में क्या किया, डेबिट किया, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इसका इफेक्ट बोथ द कार्टेज एंड मशीनरी अकाउंट पे पड़ेगा, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं ओनली मशीनरी अकाउंट पे पड़ेगा, तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं ओनली कार्टेज अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा, और चौथा कह रहे हैं नो अकाउंट, किसी अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पहली बात, नो अकाउंट पे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोनों अकाउंट में फर्क पड़ेगा, ऑप्शन ए। कार्टेज हमने पे किया 500 रुपीज का जो न्यूली परचेज मशीनरी थी और उसे डेबिट किया कार्टेज अकाउंट में, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे कार्टेज अकाउंट में भी फर्क पड़ेगा और मशीनरी अकाउंट में भी फर्क पड़ेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब यहां से कुछ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स के कुछ क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। आई गेस कि ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो अच्छे से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कब प्रिपेयर किया जाता है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला, टू नो द बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश बुक के बैलेंस को जानने के लिए। टू नो द बैलेंस ऑफ पासबुक, पासबुक के बैलेंस को जानने के लिए। टू टैली द कैश बुक बैलेंस विद द पासबुक बैलेंस, और लास्ट में कह रहे हैं नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं टू टैली द कैश बुक बैलेंस विद द पासबुक बैलेंस, ताकि कैश बुक के बैलेंस को हम पासबुक के बैलेंस के साथ क्या कर सकें, टैली कर सकें।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल। एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है, किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, क्या रिकंसाइल करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। टू रिकंसाइल ट्रायल बैलेंस, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, टू रिकंसाइल प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, टू रिकंसाइल द कैश बैलेंस एज पर कैश बुक विद बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। और लास्ट ऑप्शन है हमारा, टू रिकंसाइल बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं ताकि हम रिकंसाइल कर सकें बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक मींस। बैंक पासबुक का डेबिट बैलेंस जो होता है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, मींस बैंक ओवरड्राफ्ट। दूसरा ऑप्शन है बैंक बैलेंस। तीसरा है बैलेंस एज पर कैश बुक। और चौथा है टोटल ऑफ बैंक अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन ए। जो डेबिट बैलेंस होता है ना पासबुक का एज पर बैंक पासबुक, उसका मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक पासबुक मींस। जो बैंक पासबुक होता है उसका क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस का हमको मतलब मालूम है कि इट्स अ बैंक ओवरड्राफ्ट, तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होगा, इट्स बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, बैंक बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक और टोटल ऑफ बैंक अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बैंक बैलेंस। जो क्रेडिट बैलेंस होता है बैंक पासबुक का, उसका मतलब होता है इट्स अ बैंक बैलेंस। ठीक है, इट्स योर बैंक बैलेंस, जो भी क्रेडिट बैलेंस बैंक पासबुक में दिखाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट अ बैंक पासबुक। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बैंक पासबुक के हिसाब से सही है। पहला ऑप्शन है, बैंक पासबुक पासबुक इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इन बैंक बुक्स। दूसरा कह रहे हैं, पासबुक कंटेन अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स करेंट अकाउंट इन कैश बुक। तीसरा कह रहे हैं, पासबुक कंटेन अ कॉपी ऑफ कैश कॉलम ऑफ कस्टमर्स कैश बुक। और लास्ट कह रहे हैं कि पासबुक कंटेन्स अ कॉपी ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कस्टमर्स कैश बुक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन कह रहा था विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ बैंक पासबुक। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बैंक पासबुक के लिए एकदम सही है। तो जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है, क्योंकि बैंक का जो पासबुक होता है इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इन बैंक बुक्स। ठीक है, बैंक की बुक में जो कस्टमर का जो अकाउंट है उसकी कॉपी होती है बैंक का पासबुक। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक रिकंसिलिएशन इज प्रिपेयर्ड बाय। जो बैंक का रिकंसिलिएशन है वो कौन प्रिपेयर करता है। ठीक है, वे हैव 4 ऑप्शंस, सोल प्रोप्राइटर कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेट बॉडीज, ऑल ऑफ द अबव। तो भैया सब प्रिपेयर करते हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। बैंक रिकंसिलिएशन इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल ऑफ द अबव। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंट्री इन डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक इंप्लाइज। जो बैंक पासबुक है उसके डेबिट साइड में जो एंट्री होती है वो क्या इंप्लाई करता है। ठीक है, चेक पेमेंट्स, ऑप्शन 1, चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज कैश विड्रॉन, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ रॉन्ग एंट्री ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वुड लीड टू। अगर हमने जो डेबिट साइड कैश बुक के डेबिट साइड में अगर हमने रॉन्ग एंट्री कर दी तो इसका क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, कैश बुक के डेबिट साइड में अगर हमने रॉन्ग एंट्री कर दी तो इसका क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। ठीक है, ऑप्शन है कैश बुक शोइंग मोर बैलेंस, ऑप्शन बी कैश बुक शोइंग लेस बैलेंस, ऑप्शन सी कैश विड्रॉल, ऑप्शन डी परचेजेस।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैश बुक शोइंग मोर बैलेंस। अगर हमने कैश बुक में डेबिट साइड में गलत एंट्री कर दी तो इससे क्या होगा, गलत एंट्री का मतलब एक एडिशनल एंट्री कर दी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो कैश बुक होगा वो ज्यादा बैलेंस दिखाएगा। डेबिट कैश बुक के डेबिट साइड में रॉन्ग एंट्री कर देंगे तो कैश बुक में ज्यादा आपको बैलेंस दिखाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आर। चेक इशू किया लेकिन उसे पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ए रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऑप्शन बी रिकॉर्डेड इन पासबुक, ऑप्शन सी रिकॉर्डेड इन डेबिट नोट, ऑप्शन डी नॉट रिकॉर्डेड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक इशू किया लेकिन उसे हमने क्या किया, पेमेंट के लिए अभी प्रेजेंट नहीं किया। हमने क्या मतलब, जिसको दिया था उसने अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया तो हम क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड। चेक कलेक्शन के लिए भेजा गया लेकिन उसे कलेक्ट अभी तक नहीं किया गया तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसे हम कहां रिकॉर्ड करेंगे। इट शुड बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन पासबुक, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन डेबिट नोट और नॉट रिकॉर्डेड। तो देखिए, पिछले क्वेश्चन में था कि चेक इशू किया था लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं किया था, उसे हम क्या लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। यहां पे चेक भेजा है कलेक्शन के लिए, ठीक है, लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, बट नॉट येट कलेक्टेड, तो इसकी भी एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी कैश बुक में। ठीक है, पिछले में हम इशू कर रहे थे, अभी हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट रिसीव्ड। चेक भेजा था कलेक्शन के लिए लेकिन रिसीव नहीं किया, हमने भेजा था रिसीव नहीं किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द बैलेंस ऑफ कैश बुक शोज। जो कैश बुक का बैलेंस है वो क्या शो करता है, नेट इनकम, कैश इन हैंड, नेट एक्सपेंडिचर, नेट बैंक बैलेंस। तो भैया कैश बुक का जो बैलेंस है वो कैश इन हैंड शो करता है कि आपके पास कितना कैश इन हैंड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज। जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो है अ पार्ट ऑफ कैश बुक, अ लेजर अकाउंट, अ स्टेटमेंट शोइंग द असेट फॉर डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, अ समरी। तो जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ना वो क्या शो करता है, वो शो करता है ऑप्शन सी, अ स्टेटमेंट शोइंग द असेट्स फॉर डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग द असेट फॉर डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक मीन्स। जो कैश बुक है उसका डेबिट बैलेंस क्या बताता है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ऑप्शन बी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ऑप्शन सी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ऑप्शन डी नाइदर ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। जो डेबिट बैलेंस होता है ना कैश बुक का, वो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस शो करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक मींस। जो क्रेडिट बैलेंस होता है कैश बुक का उसका मतलब क्या होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, दूसरा ऑप्शन फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तीसरा ऑप्शन फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। जो क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का वो क्या शो करता है, वो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक शो करता है। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, एंट्री इन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक पासबुक शोज। जो बैंक का पासबुक है उसकी क्रेडिट साइड की एंट्री क्या शो करता है, पर्सनल एक्सपेंसेस, दूसरा ऑप्शन है बिजनेस एक्सपेंसेस, तीसरा ऑप्शन है कैश और चेक डिपॉजिटेड इन बैंक और चौथा है कैश विड्रॉन। तो बैंक पासबुक का जो क्रेडिट साइड की जो एंट्री होती है ना वो शो करती है कैश और चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इज डिस्क्लोज्ड एज रिक्वायर्ड बाय। जो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है ना उसे हम
किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द्वारा डिस्क्लोज करते हैं? हमारे पास चार ऑप्शन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 के हिसाब से जो भी कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है उसे हमें डिस्क्लोज करने की जरूरत होती है। कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो अनसीन होती है, जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ऐसी कोई लायबिलिटी जो पता नहीं है और लायबिलिटी आ सकती है किसी कितने भी अमाउंट की आ सकती है, उसे कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये अराइज कभी कभार हो जाती है बिजनेस में। तो अगर ऐसी कोई लायबिलिटी आती है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 के तहत हमें उसे डिस्क्लोज करने की जरूरत होती है हमारी अकाउंटिंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द कंटिंजेंट लायबिलिटी इज शोन ड्यू टू। कंटिंजेंट लायबिलिटी हम क्यों शो करते हैं, किस कन्वेंशन या किस कॉन्सेप्ट द्वारा हम इसे शो करते हैं? तो चार ऑप्शन है हमारे, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, दूसरा ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, तीसरा ऑप्शन है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, और चौथा ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। जो कंटिंजेंट लायबिलिटी शो की जाती है वो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के तहत शो की जाती है कि कितनी कंटिंजेंट लायबिलिटी आई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ₹25,000 रिसीव्ड फ्रॉम अक्षय कुमार credited to the account of Salman Khan. It is an error. 25,000 रुपए अक्षय कुमार से रिसीव हुआ और सलमान खान के अकाउंट में हमने उसे क्रेडिट कर दिया। ये कौन सा एरर है? दिस एरर इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल, दिस एरर इज रिलेटेड टू कमीशन, दिस एरर इज रिलेटेड टू ओमिशन, और दिस एरर इज रिलेटेड टू कॉम्पनसेटरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दिस एरर इज रिलेटेड टू कमीशन, ऑप्शन बी। ठीक है, ओमिशन में क्या होता है, ओमिशन में हम लिखना भूल जाते हैं, तो ओमिशन नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिलेटेड टू कमीशन। हमें पैसे रिसीव हुए अक्षय कुमार से और हमने क्या कर दिया, सलमान खान के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, गलत एंट्री कर दी। तो ये कमीशन का जो एरर है वो हमने कर दिया रिलेटेड टू कमीशन, एरर विच इज रिलेटेड टू कमीशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल इज। हमारे पास चार ऑप्शन है, मतलब चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे एरर ऑफ प्रिंसिपल किया गया है? पहला ऑप्शन है to forgot to write the sale of ₹500 to Sham in the books of accounting. शाम को हमने 500 रुपीज का सामान सेल किया लेकिन उसे बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में लिखना भूल गए। तो जब हम फॉरगेट कर जाते हैं, जब हम कुछ चीज भूल जाते हैं तो वो एरर ऑफ ओमिशन हो जाता है, ना कि प्रिंसिपल होता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है, फॉर द पेमेंट ऑफ 300 टू शाम ₹200 डेबिटेड टू हिज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। हमने क्या किया, शाम को 300 देना था लेकिन हमने 200 डेबिट कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में। देना था 300, 200 डेबिट किया। तो क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है? तीसरा ऑप्शन है, टू राइट द एक्सपेंडिचर ऑफ 2000 फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर इन रिपेयर्स अकाउंट। हमने 2000 रुपीज का फर्नीचर परचेज किया लेकिन उसे हमने रिपेयर्स अकाउंट में दिखा दिया। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन है। और लास्ट ऑप्शन है हमारा, टू एंटर अ ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट ऑफ शाम टॉयज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जहां पे जो एक्सपेंडिचर किया था, हमने फर्नीचर को परचेज किया था और जब फर्नीचर हमने परचेज किया उसे हमने रिपेयर्स अकाउंट में दिखा दिया। तो दिस प्रिंसिपल, द एरर ऑफ प्रिंसिपल इज ऑकर्ड हियर। ठीक है, इस जगह पे एरर ऑफ प्रिंसिपल के तहत हमने गलती की। ठीक है, प्रिंसिपल को हमने गलत कर दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। खरीदा था हमने फर्नीचर और एंट्री कर दी रिपेयर्स अकाउंट में, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है यहां पे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एरर विच डू नॉट अफेक्ट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस आर। जो एरर ट्रायल बैलेंस के टोटल को इफेक्ट नहीं करता वो इनमें से कौन सा एरर है? ऑप्शन 1, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, ऑप्शन 2, एरर्स ऑफ ओमिशन,
ऑप्शन 3 एरर्स ऑफ कमीशन, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों एरर्स में से कोई भी एरर ट्रायल बैलेंस के बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। डू नॉट अफेक्ट द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस, दोनों बराबर आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा, द गुड्स सोल्ड फॉर ₹900, जो गुड्स 900 रुपीज में हमने बेचा, बट द एंट्री इन द सेल्स बुक, बट द अमाउंट वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 1080। 900 रुपीज का हमने गुड्स बेचा और हमने सेल्स बुक में उसकी एंट्री 1080 रुपीज कर दी। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम जो सस्पेंस अकाउंट की एंट्री करेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है, और कितने अमाउंट से होगा वो देखते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा 180 रुपीज से, कि सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा 180 रुपीज से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया जाएगा 1080 से, कि सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा 1080 से। मतलब होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपने सामान बेचा 900 रुपीज का, लेकिन आपने सेल्स बुक में एंट्री कर दी 1080 रुपीज, ठीक है, 180 रुपए आपने ज्यादा करके दिखा दिया आपने सेल्स बुक में। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम जो सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, तो हम कौन सी एंट्री करेंगे, 4 ऑप्शन थे हमारे पास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹180 रुपीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेक्टिफिकेशन इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज डन थ्रू। जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रेक्टिफिकेशन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं किया, हम चाह रहे हैं कि किसी चीज को अगले फाइनेंशियल ईयर में रेक्टिफाई करें, तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के द्वारा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के द्वारा, या नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के द्वारा हम रेक्टिफिकेशन अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुड्स परचेज वर्थ ₹1000 डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। हमने गुड्स परचेज किया 1000 रुपीज का और उसे डेबिट कर दिया सेल्स अकाउंट में। अब इसको जब रेक्टिफाई करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट में क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1000, सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 1000, सस्पेंस अकाउंट विल बी credited by 2000 और will not be opened। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सस्पेंस अकाउंट विल नॉट बी ओपेंड। यहां पे सस्पेंस अकाउंट हम नहीं दिखाएंगे। सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि 1000 रुपए था, तो हमें क्या करने की जरूरत है। सस्पेंस अकाउंट हम वहां पे बनाते हैं जहां पे हमें खर्चे के बारे में मालूम नहीं होता और कहां, जिस जगह पे हमने कितना कहां खर्चा कर दिया जिसका कोई आइडिया नहीं है हमको, तो वहां पे हम सस्पेंस अकाउंट बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे गुड्स 1000 रुपीज का परचेज कर रहे हैं और हमने क्या किया, उसकी एंट्री को सेल्स अकाउंट में डेबिट करके दिखा दिया, तो रेक्टिफिकेशन में हम सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो इन ऑप्शंस में से पूछा गया कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, व्हेन द अमाउंट इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड और पोस्टेड इन रॉन्ग अकाउंट और कास्टिंग एरर्स एक्सेट्रा। जब कोई अमाउंट रॉन्ग साइड में लिखा जाता है या पोस्ट किया जाता है, ठीक है, या कास्ट कर दिया जाता है, तो कास्टिंग एरर होता है, क्या ये होगा। दूसरा ऑप्शन है, when the transaction recorded in contravention with the general accounting policies, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, when the effect of errors committed cancel out each other, और चौथा है, when a transaction is partially or completely omitted, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एरर ऑफ प्रिंसिपल में, जहां पे बोला गया है when the transaction recorded is contravention विद द जनरल अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया गया है वो जनरल अकाउंटिंग जो पॉलिसीज बनाई गई है ना, उसके तहत नहीं किया गया, थोड़ा अलग किया गया है, तो ये है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। जो पॉलिसीज के हिसाब से काम नहीं किया गया वो एरर ऑफ प्रिंसिपल की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is not an error of principle। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये नॉट पे कई बार दिक्कत हो जाती है, नॉट पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो गलत हो जाता है आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ प्रिंसिपल? तो चार ऑप्शन है हमारे। पहला ऑप्शन है 1000 is paid as a carriage for office furniture debited to carriage account, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 4000 paid to Mr. Rahul credited to his account, ठीक है। तीसरा है 5000 paid to Mr. Rajiv as his salary debited to his account, और चौथा है 10,000 paid for erection and commissioning of plant and machinery debited to repairs and maintenance account। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। इनमें से कौन सा एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है? तो राहुल को हमने 4,000 रुपए क्रेडिट किया, 4,000 पे किया, जो हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो ये आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री व्हेन अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए इज डिसऑनर्ड एंड पोस्टेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट? इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? जब हमने ए से चेक रिसीव किया और उसे हमने उसके डिसऑनर होने पे, चेक रिसीव किया था ए से और वो चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है, उसको हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? ऑप्शन ए डेबिट एस अकाउंट एंड क्रेडिट सेल्स अकाउंट, ऑप्शन बी डेबिट एस अकाउंट एंड क्रेडिट सेल्स रिटर्न अकाउंट, ऑप्शन सी डेबिट सेल्स अकाउंट एंड क्रेडिट एस अकाउंट, ऑप्शन डी डेबिट सेल्स अकाउंट एंड क्रेडिट सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमने क्या किया कि सेल्स रिटर्न अकाउंट में हमने गलत एंट्री कर दी, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ए के अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट को, क्योंकि हम ये रेक्टिफाइंग एंट्री है, एंट्री जस्ट रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डेबिट करेंगे ए के अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट को मैच करना है, ठीक है। मैच लिस्ट दैट इज टाइप ऑफ एरर। ये जो लिस्ट 1 है जहां पे टाइप ऑफ एरर दिया है और लिस्ट 2 में डिस्क्रिप्शन दिया है, तो हमें लिस्ट मैच करनी है और बताना है कि कौन सा सही मैचिंग है। तो अगर मैं बताऊं, सबसे पहले कॉम्पनसेटिंग एरर, ठीक, दूसरा एरर है एरर ऑफ ओमिशन, तीसरा एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल और चौथा एरर है एरर्स ऑफ कमीशन, ठीक है। और हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो है नॉट रिकॉर्डिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, दूसरा है चेंजिंग अ रेवेन्यू आइटम टू कैपिटल, तीसरा राइटिंग अ डेबिट आइटम ऑन द क्रेडिट साइड एंड क्रेडिट आइटम ऑन द डेबिट साइड ऑफ इक्वल अमाउंट, और चौथा पोस्टिंग अ करेक्ट अमाउंट अ रॉन्ग अकाउंट, ठीक है, सही अमाउंट को हमने रॉन्ग अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया, पोस्ट कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें कॉम्पनसेटिंग एरर की, तो कॉम्पनसेटिंग एरर का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉम्पनसेटिंग एरर, जहां पे बोला जा रहा है कि डेबिट आइटम को हमने क्रेडिट साइड और क्रेडिट आइटम को हमने डेबिट साइड लिख दिया जो इक्वल अमाउंट के थे, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन जो सेकेंड वाला है उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एरर ऑफ ओमिशन में नॉट रिकॉर्डिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपको मालूम है ओमिशन में हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को लिखते नहीं है, नोट डाउन नहीं करते। तीसरा है एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में चार्जिंग अ रेवेन्यू आइटम टू कैपिटल आइटम, तो थर्ड का होगा ऑप्शन बी। और लास्ट है एरर ऑफ कमीशन, जहां पे हमने पोस्टिंग गलत कर दी है, पोस्टिंग अ करेक्ट अमाउंट टू अ रॉन्ग अकाउंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का बी और फोर्थ का डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स अफेक्ट द अग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस? इनमें से कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस के अग्रीमेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है मिस्टेक इन बैलेंसिंग एन अकाउंट, दूसरा है omitting to record a transaction entirely in the subsidiary book, तीसरा है recording of a wrong entry in a subsidiary book, और चौथा है recording a correct entry in wrong subsidiary book। जैसा कि आपको मालूम है जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है वो हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए बनाते हैं, ताकि हम ये चीज देख सकें कि सारी चीजें मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
जहां पे मिस्टेक इन बैलेंसिंग एन अकाउंट इज एन एरर विच अफेक्ट्स द अग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप सस्पेंस अकाउंट इज नॉट ओपन्ड और इन्वॉल्व। इनमें से कहां पे सस्पेंस अकाउंट नहीं इन्वॉल्व होता है या नहीं बनाया जाता है। पहला ऑप्शन है एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, दूसरा है एरर्स आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। तीसरा एरर्स आफ्टर फाइनल अकाउंट, और चौथा नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के को बनाने से पहले अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो हम सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन अ करेक्ट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बट नॉट पोस्टेड इन। अगर हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को सही बुक ऑफ एंट्री में, ओरिजिनल एंट्री में, लेकिन उसे हम पोस्ट नहीं करते, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, दूसरा है विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, तीसरा है विल अफेक्ट द बैलेंस शीट, चौथा है नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्यों ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, क्योंकि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आपने कोई एंट्री किया और उसे आगे पोस्ट नहीं किया है तो ट्रायल बैलेंस बिल्कुल अफेक्ट करेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रीटिंग अ कैपिटल आइटम एज अ रेवेन्यू आइटम। अगर हम कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम ट्रीट करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इट विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, इट विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, विल अफेक्ट द बैलेंस शीट, नन। तो अगर हम कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम ट्रीट करते हैं तो इससे ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इट विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सम ऑफ 2000 रिटन ऑफ एज बैड डेट्स नॉट रिसीव्ड क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ होल्डर्स वुड बी। ठीक है, अगर 2000 रुपए हमने राइट ऑफ किया एज अ बैड डेट्स और हमने उसको होल्डर के अकाउंट में नहीं शो किया तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन वन, इंक्रीज द नेट प्रॉफिट बाय 2000, दूसरा डिक्रीज द प्रॉफिट बाय 2000, तीसरा डिक्रीज द ग्रॉस लॉस बाय 2000, और चौथा डिक्रीज द प्रॉफिट बाय 4000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंक्रीज द नेट प्रॉफिट बाय 2000। ठीक है, हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, जो बैड डेट्स हुआ था 2000 का उसे हमने राइट ऑफ करना तो था, ठीक है, लेकिन उसको हमने शो नहीं किया। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे हमारा 2000 रुपए का प्रॉफिट बढ़ करके आएगा हमारे सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, व्हाइल फाइनलाइजिंग द करंट ईयर्स अकाउंट। करंट ईयर के अकाउंट को फाइनलाइज करने के टाइम कंपनी ने रियलाइज किया दैट एन एरर वाज मेड इन कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर। जब करंट ईयर को फाइनलाइज कर रही थी, अकाउंट को फाइनलाइज कर रही थी कंपनी, तो कंपनी ने ये रियलाइज किया कि पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका कैलकुलेशन सही नहीं था। इन द प्रीवियस ईयर क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड मोर बाय 1 लाख। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो चार ऑप्शन है। पहला है प्रीवियस ईयर्स इज ओवरस्टेटेड एंड करंट ईयर प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड। दूसरा, प्रीवियस ईयर इज अंडरस्टेटेड एंड करंट ईयर प्रॉफिट इज ऑल्सो अंडरस्टेटेड। तीसरा, प्रीवियस ईयर इज ओवरस्टेटेड एंड करंट ईयर प्रॉफिट इज ऑल्सो ओवरस्टेटेड। ठीक है, और चौथा, प्रीवियस ईयर इज ओवरस्टेटेड एंड करंट ईयर इज ऑल्सो ओवरस्टेटेड। ठीक है, तो यहां पे जो सही ऑप्शन है इसका वो है ऑप्शन ए। प्रीवियस ईयर को हमने ओवरस्टेट करके दिखा दिया था, अब हम क्या करेंगे, करंट ईयर वाले को हम अंडरस्टेट करके दिखाएंगे। ठीक है, कम करके दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुड्स सोल्ड टू एबीसी लिमिटेड। अगर हमने गुड्स सोल्ड किया एबीसी लिमिटेड को क्रेडिट पे वर्थ ₹20,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी। अगर हमने एबीसी लिमिटेड को 20,000 रुपीज के गुड्स बेच दिए हैं क्रेडिट पे लेकिन उसकी एंट्री नहीं की, रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी। तो पहला ऑप्शन है सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, दूसरा ऑप्शन है सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तीसरा ऑप्शन है एबीसी लिमिटेड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, और चौथा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट विल बी डेबिटेड।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना होगा 20,000 रुपीज से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रिपेयर्स टू मशीनरी अमाउंटिंग टू 8,000, मशीनरी की रिपेयर जो की गई 8,000 रुपीज की, हैड बीन चार्ज टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, उसे हमने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में चार्ज करके दिखा दिया। ड्यू टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नेट प्रॉफिट विल, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के द्वारा नेट प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज बाय 8,000, डिक्रीज बाय 8,000, इंक्रीज बाय 4,000, नो चेंज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डिक्रीज बाय 8,000 रुपीज। ठीक है, यहां पे जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा वो 8,000 रुपीज से क्या हो जाएगा, डिक्रीज करके दिखाएंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री में। ठीक है, यहां पे जब हम दिखाएंगे तो वो होगा क्या, इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो नेट प्रॉफिट होगा 8,000 रुपीज से कम हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ एनी ट्रांजेक्शन इन प्राइमरी बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ, जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड नहीं करते तो कौन सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कॉम्पनसेटरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल आपको पता है, एरर ऑफ ओमिशन, ऑप्शन बी। जब हम एंट्री नहीं कर पा रहे, नहीं करके दिखाया, एंट्री करना भूल गए, ठीक है, तो वहां पे एरर ऑफ ओमिशन आता है। अगला क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू, ट्रायल बैलेंस कब प्रिपेयर किया जाता है, किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, चार ऑप्शन है, कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट, कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, टू चेक द अर्थमेटिकल करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और चौथा है टू इंश्योर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ट्रायल बैलेंस हमेशा अकाउंट की अर्थमेटिकल करेक्टनेस या एक्यूरेसी के लिए ही बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रेक्टिफिकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ एरर्स रिक्वायर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट, इनमें से कौन सा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ता है, किसमें बनाना पड़ता है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, या पार्शियल ओमिशन, या एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। अगर हमने थोड़ा सा गलत करके दिखा दिया है, थोड़ा सा आधी एंट्री, मतलब कुछ अमाउंट, एंट्री का एक अमाउंट हमने गलत करके दिखा दिया है, गलत क्या किया है, मतलब हम लिखना भूल गए, तो वहां पे हम सस्पेंस अकाउंट बना करके उसको बैलेंस कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्शियल ओमिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ दीज एरर्स अफेक्ट अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को इफेक्ट करता है, ओमिशन ऑफ कास्टिंग, एरर्स ऑफ बैलेंसिंग, एरर्स इन टोटलिंग द ट्रायल बैलेंस, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि अगर आप एंट्री करना भूल गए, ठीक है, बैलेंसिंग आपने सही नहीं किया, एरर कर दिया, फिर एरर इन टोटली, तो ये सारे के सारे एरर्स जो हैं वो ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को इफेक्ट करेंगे। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। इस वीडियो लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द एरर्स विल अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, इनमें से कौन सा एरर सिर्फ एक अकाउंट को इफेक्ट करता है, एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, एरर्स ऑफ पोस्टिंग, ऑल द थ्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द थ्री। ठीक है, एरर ऑफ कास्टिंग, एरर्स विल अफेक्ट वन अकाउंट, तो एरर ऑफ कास्टिंग भी एक अकाउंट को अफेक्ट करता है, एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी एक अकाउंट को अफेक्ट करता है, एरर ऑफ पोस्टिंग भी एक अकाउंट को अफेक्ट करता है। तो ऑल द थ्री इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिन्यूअल फीस फॉर पेटेंट इज अप, पेटेंट के लिए जो पेटेंट राइट्स होती है कंपनी की, उसकी जो रिन्यूअल फीस होती है वो कौन से कैटेगरी में आती है, वो कौन सा एक्सपेंडिचर होती है। वी हैव फोर ऑप्शंस, it's a capital expenditure, it's a deferred revenue expenditure, it's revenue expenditure, और it's a development expenditure। तो जो रिन्यूअल फीस होती है पेटेंट की वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज क्लासिफाइड एज, जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो किस कैटेगरी में जाएगा, कौन सा एक्सपेंडिचर है। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा ऑप्शन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा ऑप्शन है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और चौथा है नन ऑफ द अबव।
तो जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग वेजेस इज क्लासिफाइड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी इन अ सिनेमा हॉल इज अ। अगर सिनेमा हॉल की सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम अगर कोई भी खर्चा करते हैं, जो भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं, अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? ठीक है, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट्स अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम एक बार खर्च कर रहे हैं, ठीक है, और अपने असेट में खर्च कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारी फ्यूचरिस्टिक अर्निंग कैपेसिटी और इंक्रीज करेगी। तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो भी हमने अपने सिनेमा हॉल में जो पैसे खर्च किए ताकि हम सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकें, तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इमीडिएटली आफ्टर परचेजिंग अ न्यू ट्रक, जैसे ही हमने एक नया ट्रक खरीदा और उसके बाद तुरंत बाद हमने क्या किया, 2500 इज पेड टू हैव द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम लगाने के लिए उस ट्रक के ऊपर हमने 2500 रुपए खर्च किया, एंड द अदर एडवर्टाइजिंग मटीरियल्स प्रिंटेड ऑन द ट्रक, और बाकी जो एडवर्टाइजिंग मटीरियल है ना वो ट्रक में प्रिंट कराने के लिए हमने 2500 रुपीज खर्च किए। तो दिस 2500 इज अ, तो ये 2500 रुपए कौन से खर्च हैं? इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट्स अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नन ऑफ द अबव। तो जैसे कि एडवर्टाइजिंग मटेरियल आ रहा है, तो जहां पे एडवर्टाइजमेंट आता है वो किस कैटेगरी में चला जाता है? वो सीधा सीधा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, आप देखिएगा सेल्स प्रमोशन अगर किया जा रहा है या एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, तो वहां पे कोई भी खर्चा हो रहा है ना, तो रेवेन्यू नेचर का होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमारे पास चार ऑप्शन है, जिसमें हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन सा आंसर में ये बात कही गई है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का नहीं होता। मतलब कैपिटल नहीं होगा तो रेवेन्यू नेचर का होगा या कुछ और होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमेशा याद रखिएगा कि बिल्डिंग को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो वेजेस पे किया जा रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो पहला ऑप्शन है, होता है। दूसरा, रिपेयर्स ऑन अ सेकेंड हैंड मशीनरी रिसेंटली परचेज, अगर आपने कोई सेकेंड हैंड मशीनरी रिसेंट में खरीदा है और उसमें कुछ रिपेयर किया है, तो इट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तीसरा है, परचेज ऑफ न्यू स्पार्क प्लग फॉर अ 2 ईयर ओल्ड कार, तो 2 ईयर ओल्ड कार इज योर फिक्स्ड एसेट, उसको चलाने के लिए आपने क्या किया, आपने एक स्पार्क प्लग खरीद लिया, तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में चला गया। और लास्ट में कह रहे कॉस्ट ऑफ इशूइंग शेयर्स एंड डिवेंचर्स, कॉस्ट ऑफ इशूइंग शेयर्स एंड डिवेंचर्स आर नॉट ट्रीटेड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉस्ट ऑफ इशूइंग शेयर्स एंड डिवेंचर इज नॉट ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है? ठीक है, पहला कह रहे हैं परचेज अ पेंसिल शार्पनर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2, 2 रुपए का आपने शार्पनर खरीद लिया, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? इंस्टॉलिंग एन एस्केलेटर एट कॉस्ट ऑफ 5 लाख इन अ 3 स्टोरी बिल्डिंग विच हैज प्रीवियसली बीन यूज्ड विदाउट एस्केलेटर्स, बिना सीढ़ी मतलब बिना लिफ्ट की बिल्डिंग में आपने क्या किया, आपने एस्केलेटर लगा दिया। ठीक है, पहले सीढ़ियां इस्तेमाल हो रही थी, अब एस्केलेटर यूज करना शुरू कर दिया। तो ये जो बिल्डिंग है इसमें जो आपने एस्केलेटर लगाया जिसमें 5 लाख रुपए खर्च किया, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तीसरा है पेंटेड डिलीवरी ट्रक एट द कॉस्ट ऑफ 5000 आफ्टर 2 ईयर ऑफ यूज, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तीसरा कह रहे हैं 2000 इज स्पेंट फॉर माइनर ऑल्टरेशन इन बिल्डिंग, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आपने 5 लाख रुपए खर्च किया बिल्डिंग में एस्केलेटर लगाने के लिए, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट,
ठीक है, और ये आप एक बार करोगे, बार बार रिपीटेड नेचर का नहीं होगा। बार बार आप शार्पनर खरीद सकते हो, ठीक है, बार बार आपको पेंट कराना पड़ेगा, ठीक। और लास्ट में कह रहे हैं माइनर ऑल्टरेशन, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इट्स अ माइनर ऑल्टरेशन। यहाँ पे आपने बहुत बड़ा पैसा खर्च कर दिया बिल्डिंग में, ठीक है, ताकि लिफ्ट लग सके और काम और अच्छी तरीके से हो सके, लोग जल्दी आ जा सकें, जल्दी जल्दी काम कर सकें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक 5 लाख रुपए खर्च करके आपने जो एस्केलेटर लगाया है बिल्डिंग में, चलने वाली सीढ़ियां लगा दी, ठीक, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा गया है, मतलब पूछा गया है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ पब्लिशर फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट्स इज अ। देखिए, अगर मैं कोई किताब लिखता हूं तो मुझे कहा जाएगा ऑथर, और मैं किसी पब्लिशिंग हाउस के पास जाकर के उसे पब्लिश कराऊंगा, तो पब्लिशर क्या करेगा, उसको पहले देखेगा कि हाँ ये पब्लिश होने काबिल मटेरियल है कि नहीं, फिर वो मुझसे पूछेगा, क्योंकि ऑथर मैं हूं, मेरे पास पूरे राइट्स हैं, कॉपीराइट्स मेरे पास है, कि आप कॉपीराइट्स बेचेंगे या रॉयल्टी लेंगे। तो बुक्स में दो चीजें होती हैं, या तो रॉयल्टी होता है या तो कॉपीराइट्स होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन बेसिकली हम दो टॉपिक की बात करते हैं, एक कॉपीराइट्स हो गया, दूसरा रॉयल्टी हो गया, ठीक। रॉयल्टी का मतलब जितनी किताबें बिकेंगी उसका कुछ परसेंटेज मुझे मिलेगा, ऑथर को मिलेगा, या तो मैं पूरा का पूरा कॉपीराइट पब्लिशर को बेच दूं, फिर मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, बस जो मैंने बेचा उसमें जो पैसा मिला वही मेरा होगा। तो इन्होंने बोला कि एक पब्लिशर क्या कर रहा है, पब्लिशर एक बुक का कॉपीराइट अक्वायर कर रहा है, उसमें जो खर्चा हो रहा है वो किस नेचर का है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चौथा नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि एक बार खर्चा किया जा रहा है तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सपेंसेस, ठीक। एक्सपेंसेस इनकर्ड, देखिए एक्सपेंडिचर एक बार होता है, ठीक है, बहुत रेयर होता है, रेयरली होता है, मतलब 1 साल में एक बार हुआ है, 2 साल में एक बार हुआ या 5 साल में एक बार हुआ, उसको एक्सपेंडिचर कंसिडर करते हैं। एक्सपेंसेस रेगुलर बेसिस पे होता रहता है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो रिसर्च और डेवलपमेंट में जो खर्च किया गया वो किस चीज का एग्जाम्पल है? ऑप्शन, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट्स अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इट्स अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब अगर आपने रिसर्च और डेवलपमेंट में कुछ अभी खर्च कर दिया ना, तो उससे क्या होगा कि आपका फ्यूचर के रेवेन्यू बढ़ेंगे। आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो नई टेक्नोलॉजी लेकर किया है, उससे भविष्य में आपका रेवेन्यू बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी जो आपने खर्च कर दिया, इट्स अ एक्सपेंस ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कंसिडर करेंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन अमाउंट ऑफ 15,000 spent on a lawyer's fees to defend a suit for claiming that the factory site belongs to the plaintiff land, ठीक है। हमने क्या किया कि प्लेंटिफ का मतलब समझिएगा, प्लेंटिफ का मतलब होता है समवन हु मेक्स अ लीगल कंप्लेंट अगेंस्ट समवन एल्स इन अ कोर्ट, ठीक है। तो प्लेंटिफ का मतलब किसी ने लीगल कंप्लेंट कर दी है और ये कहा है कि जो हमारी फैक्ट्री की जो जमीन है वो फैक्ट्री की नहीं है, ठीक है। वो मान लीजिए वो हमारी जमीन नहीं है जिस जमीन पे फैक्ट्री बनी है हमारी। तो यहां पे हमने अपने लॉयर को 15,000 रुपीज दिया है ताकि वो हमारे साथ, हमारे बिहाफ पे वो केस लड़ करके आगे काम करे। तो ये जो 15,000 एज ए लॉयर को हमने इस चीज की जो फीस दी है, ये कौन सा खर्चा है? इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट्स अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ द अबव। तो इसकी बात अगर हम करें तो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि इससे हमारा मतलब जो काम काज है वो बढ़ेगा तो नहीं, उससे तो कोई ग्रोथ होने वाली नहीं है। तो इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसीट। तो इनमें से कौन सा रेवेन्यू रिसीट की कैटेगरी में आता है, कौन सा एग्जाम्पल रेवेन्यू रिसीट है? पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट हेल्ड विद द बैंक, बैंक में जो एफडी किया है उसका जो इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है, क्या वो हमारा रेवेन्यू रिसीट है? दूसरा क्या है, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड बाय हेल्थ क्लब। तीसरा है शॉर्ट टर्म लोन रेज्ड बाय पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक, टू ऑगमेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और चौथा है नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन। इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर नन क्यों हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लेकिन सही आंसर नन ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड टू। अगर हम गलत क्लासिफिकेशन करते हैं एक्सपेंसेस का, रेवेन्यू एक्सपेंसेस का और कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? पहला ऑप्शन है अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा है डिस्टॉर्शन इन करंट रेशियो, और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। हमारा प्रॉफिट लॉस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब अंडर स्टेटमेंट मतलब कम भी दिखाया जा सकता है, ओवर स्टेटमेंट मतलब बढ़ करके भी आ सकते हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है, दोनों होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल प्रॉफिट। इनमें से कौन सा कैपिटल प्रॉफिट कंसिडर किया जाएगा? पहला ऑप्शन है प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर को रिडीम करने के लिए जो प्रीमियम पे किया गया है, क्या वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है? दूसरा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तीसरा, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, चौथा, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन द शेयर्स हेल्ड एज अ परमानेंट इन्वेस्टमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ऑप्शन सी। ठीक है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज अ कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मनी एम्बेजल्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑफ अ ट्रेडर इज। अब एम्बेजल्ड का मतलब होता है स्टील। अगर किसी एम्प्लॉय या किसी ट्रेडर ने, मतलब ट्रेडर के किसी एम्प्लॉय ने अगर कोई पैसा चुरा लिया, तो वो क्या, कौन सा कैटेगरी में जाएगा? वो क्या है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या वो कैपिटल लॉस है, क्या वो रेवेन्यू लॉस है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इट्स अ रेवेन्यू लॉस। खर्चा तो है नहीं, खर्चा थोड़ी कर रहे हैं हम। ठीक है, खर्चा करने से कुछ मिलता है, कुछ बेनिफिट आता है, मतलब कुछ आता है कुछ जाता है, लेकिन लॉस में तो जाता ही है, तो इट्स अ रेवेन्यू लॉस। ठीक है, पैसा लेके भाग गवा। अगला क्वेश्चन है डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ। शेयर को जब इश्यू करते हैं तो उसमें अगर कोई डिस्काउंट दिया गया है, तो ये कौन सा एग्जांपल है, किस चीज का एग्जांपल है? तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, it is an example of revenue expenditure, it is an example of deferred revenue expenditure, it's an example of general expenditure। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है it's a deferred revenue expenditure। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सीधा सीधा, लेकिन एक मिनट जरा ध्यान से देखिएगा। अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू लास्ट फॉर 3 years। ठीक है, तो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल नेचर का तो है नहीं। ठीक है, तो या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहे हैं कि उसका जो बेनिफिट मिलेगा ना वो नेक्स्ट 3 years तक मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट 3 years का मतलब अपकमिंग, अपकमिंग का मतलब फ्यूचरिस्टिक, तो डेफर्ड का मतलब ये होता है फ्यूचरिस्टिक, जिसका बेनिफिट हमें आने वाले समय में बढ़ करके मिलेगा, फ्यूचरिस्टिक होगा, मिलता चला जाएगा। तो अगर हम अभी एडवर्टाइजमेंट पे कुछ खर्चा करते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म में अगर हमें बेनिफिट मिलता है तो एडवर्टाइजमेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और क्योंकि 3 साल बोला गया है तो इट्स अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा एडवर्टाइजिंग कैंपेन टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इज। एडवर्टाइजिंग कैंपेन किया जा रहा है ताकि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट्स अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि अभी आप नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं और जब ये खर्च अभी आप खर्चा कर रहे हो, तो जब प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, जब बिकना शुरू हो जाएगा, तो वहां से जो आपको पैसा मिलेगा तो फ्यूचर का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अभी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन डेफर्ड का मतलब उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, फ्यूचर में आने वाली चीजों के लिए हम खर्च कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट बिलोंग टू रेवेन्यू आइटम। इनमें से कौन सा आइटम रेवेन्यू आइटम नहीं है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है परचेज ऑफ गुड्स, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर, तीसरा सेल ऑफ गुड्स, चौथा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ रेवेन्यू आइटम, इट्स अ कैपिटल आइटम, कैपिटल नेचर का है ये, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, erection expenditure of a new plant and machinery is a capital expenditure। अब पहले के भी हमने क्वेश्चंस में देखा है कि अगर हम अपने प्लांट में या मशीनरी में या बिल्डिंग में इरेक्शन का कोई खर्चा करते हैं, उसे बढ़ाते हैं, उसका साइज बढ़ाते हैं, उसका एक फ्लोर इंक्रीज करते हैं, कुछ भी हम बढ़ाते हैं, तो ये जो भी खर्चा होता है प्लांट का खर्चा, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब आपको और कुछ देखना ही नहीं है, बस देख करके आप टिक लगा दो, ठीक है। बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप क्वेश्चन ही देख करके समझ जाइए कि ये कौन सा खर्चा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर ऑफ ओल्ड मशीनरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर पुरानी मशीनरी का रिपेयर में अगर हमने कोई खर्चा किया है तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो लगभग हर साल, जैसे हम गाड़ी लेते हैं तो सर्विसिंग कराते हैं, खराब भी होती है तो रिपेयर भी कराते हैं, तो वो कैपिटल नेचर का नहीं है। मतलब कैपिटल नेचर का खर्चा वो खर्चा होता है जिससे उस मशीनरी की कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन क्योंकि वो खराब हो गया, वो काम नहीं कर रहा, तो हमने क्या किया, उसके रिपेयर में कुछ पैसा खर्च किया ताकि वो काम कर सके, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लीगल एक्सपेंसेस फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग इज, बिल्डिंग को परचेज करने के लिए लीगल एक्सपेंसेस जो आपने खर्च किए, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू लॉस और कैपिटल लॉस। इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप क्या खरीद रहे हैं, आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं। बिल्डिंग खरीदने के लिए आपने लीगल, जैसे स्टैम्प पेपर में रजिस्ट्रेशन के जो चार्जेस दिए जाते हैं, इट्स अ लीगल एक्सपेंस। तो उसको बिल्डिंग को अक्वायर करने के लिए जो आपने लीगल पैसे चार्जेस बढ़े, जो कि भरा, जो कि एक बार आप भरोगे, बार बार तो भरना नहीं, हर साल तो भरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग परचेज करने के टाइम आप एक बार भर रहे हो, तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, लीगल एक्सपेंसेस फॉर द इशू ऑफ शेयर इज, शेयर को इशू करने के टाइम जो लीगल एक्सपेंडिचर होता है, सॉरी हाँ, लीगल एक्सपेंडिचर होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, इट्स अ कैपिटल लॉस, इट्स अ रेवेन्यू लॉस, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इशू करने के टाइम जो खर्चा आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। लीगल एक्सपेंसेस जो खर्च किए जा रहे हैं शेयर्स को इशू करने के टाइम, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट्स नॉट अ लॉस, ठीक है। और ये बार बार तो किया नहीं जा रहा, तो ये रेवेन्यू नेचर का भी नहीं हुआ, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, व्हेन ऑब्लिगेशन इट्स नॉट प्रोबेबल, जब ऑब्लिगेशन प्रोबेबल नहीं है, कंटिंजेंट है, ठीक है। मतलब कंटिंजेंट का मतलब होता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड टू सेटल द लायबिलिटी कैन नॉट बी पेड टू सेटल द लायबिलिटी एंड कैन नॉट बी मेजर्ड विद द सफिशिएंट रिलायबिलिटी, इट इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ऑब्लिगेशन है या नहीं हम नहीं बता सकते, क्या हमें पे करना है, नहीं करना है, हम नहीं बता सकते, लायबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी नहीं बता सकते, आएगी तो कितनी आएगी नहीं बता सकते। तो ये मतलब टोटली बात कर रहे हैं कंटिंजेंट की, कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, अभी की लायबिलिटी अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली इज टर्म्ड एज, ठीक है। जिसे हम अभी भरोसे के साथ मेजर कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम प्रोविजन बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलेंगे, नन ऑफ द अबव बोलेंगे। तो देखिए, ये प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, अनसर्टेन अमाउंट होता तो लायबिलिटी हो जाता, सॉरी, अगर सर्टेन अमाउंट होता तो लायबिलिटी हो जाता, तो इट्स नॉट अ लायबिलिटी। कंटिंजेंट का मतलब होगा कि नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रोविजन, ठीक है। आपको मालूम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो आपको मालूम चल जाता है कि भैया ये यहाँ से पैसा नहीं मिलेगा, तो चलो इसका प्रोविजन बना लें। तो इट इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली इज टर्म्ड एज प्रोविजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, contingent assets usually from arise unexpected event which give rise to, contingent asset जो यूजुअली अराइज हो रहा है अनएक्सपेक्टेड इवेंट से, इससे क्या फर्क पड़ेगा। चार ऑप्शन है, द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बिजनेस एंटिटी, दूसरा द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो, आउटफ्लो है तो कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात होगी, ठीक है, यहाँ पे कंटिंजेंट एसेट कह रहे हैं तो इनफ्लो ही हो सकता है,
बोथ ए एंड बी नहीं हो सकता, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अब आप क्वेश्चन समझिएगा कि कंटिंजेंट असेट की बात कर रहे हैं। कंटिंजेंट का मतलब कोई इवेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर होता है तो उससे क्या होगा, ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से हमारे असेट्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट हो जाएगा, पॉसिबिलिटी होगी बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ने की, पैसे इनफ्लो आने की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो लेक्चर का, contingent asset is not recognized in financial statements on the basis of accounting concept। किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के द्वारा जो कंटिंजेंट असेट है उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते नहीं है। देखिए कंटिंजेंट एसेट का मतलब, कंटिंजेंट का मतलब अभी बताया, जैसे कि कंटिंजेंट का मतलब होता है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और एसेट का मतलब हमारे एसेट्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो भविष्य में बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो हम इसे नहीं लिखेंगे, जब आ जाएगा तो नोट डाउन करेंगे, अभी हम कैसे लिख दें। और कंटिंजेंट है, कंटिंजेंट का मतलब ये भी होता है कि कितना अमाउंट से बढ़ेगा ये भी हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये हम किस कॉन्सेप्ट द्वारा इसे हम नोट डाउन नहीं करते हैं। तो पहला मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसे रिकॉग्नाइज नहीं करते, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के थ्रू, सब्सटेंस ओवर फॉर्म के थ्रू, या नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत हम कंटिंजेंट असेट्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज नहीं करते, ठीक है। आई जस्ट होप इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।